तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने एनर्जी की थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी। जो दो टाइप की एनर्जी हमें कोर्स में है, सिलेबस में है, जो पढ़ना है। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको समझेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी आपके मोशन की वजह से, बॉडी के मोशन की वजह से, है ना। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और यहाँ से दूसरा ब्लॉक आ रहा है जिसके पास रफ्तार v है, तो आप खुद सोचो, जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा तो इस पे फोर्स लगा देगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये भी मूव करने लगेगा। तो फोर्स करके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इस ब्लॉक पे वर्क हो रहा है। इस ब्लॉक पे वर्क कौन कर पा रहा है? ये दूसरा ब्लॉक जो इससे आके टकराता है। तो इसका मतलब अगर ये वर्क करा सकता है तो इस ब्लॉक के पास, एम मास के ब्लॉक के पास एनर्जी तो है। और वो एनर्जी हमें दिख रही है साफ साफ कि किसकी वजह से। अगर ये मूव नहीं करता, इसके पास वेलोसिटी नहीं होती, स्पीड नहीं होती, तो फिर इसको ये मूव करा भी नहीं पाता। तो इसका मतलब इसमें जो एनर्जी है वो इसके मोशन की वजह से, मोशन की वजह से। और जब भी किसी बॉडी के पास उसके मोशन की वजह से एनर्जी होती है, तो बच्चों हम उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन हो गई किसकी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हो आप, एनर्जी एनर्जी possessed possessed by a body due to its motion is called as काइनेटिक एनर्जी। उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें समझ में आता है। इसका मतलब जो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जिसकी रफ्तार ज्यादा तेज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और जिसकी कम रफ्तार होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ज्यादा मोशन है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम मोशन है तो कम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस पॉइंट को, द फास्टर द फास्टर बॉडी द फास्टर अ बॉडी इज मूविंग इज मूविंग द ग्रेटर द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में बच्चों में के ई लिख रहा हूँ ना, तो आप चाहें तो पूरा पूरा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बॉडी रुकी हुई हो तो फिर वो किसी पे वर्क नहीं कर सकती, फिर हम बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इज एट रेस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी, है ना। और दूसरी चीज जो आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी वही होती है जो मैंने आपको बताया था, जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की भी एसआई यूनिट जो है वो जूल ही रहेगी। तो एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। और दूसरी बात आप ये लिख सकते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों कैसी क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी? जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, वैसे काइनेटिक एनर्जी भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी ही है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर है, समझ में आया है, ठीक। अब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ज्यादा तेज गति से है तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है, ज्यादा तेज टक्कर कर सकता है, और भाई उसका ज्यादा वर्क कर पाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को नापने का कुछ तो तरीका होगा, तो हमें एक फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा बच्चों। अब फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे भाई?
कैसे हम निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाने के लिए उसको कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को समझें। तो आप ऐसा सोचो कि भाई हमारे पास एक बॉडी है और इस पे फोर्स लगाया गया, मान लो एफ फोर्स लगाया गया, तो इसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी। अब इस पे एफ फोर्स लगाया तो कुछ समय के बाद, टी समय के बाद मान लो वो एस डिस्प्लेसमेंट करता है। तो जब इसमें फोर्स लगा तो बच्चों एक्सलरेशन भी लगा ए, और इस एक्सलेशन की वजह से इसकी स्पीड चेंज हुई। तो टी टाइम के बाद जब एच डिस्प्लेसमेंट कर लेगा तो इसकी रफ्तार मान लीजिए वी हो गई। अब इसकी रफ्तार अगर वी है तो ये मोशन में आ चुका है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इस एफ फोर्स ने जितना वर्क डन किया होगा एच डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में, उसने ही इसकी रफ्तार बढ़ाई और उसी की वजह से एनर्जी आए। मतलब इसमें जो एफ फोर्स ने वर्क डन किया इस बॉडी में, एफ फोर्स ने जो वर्क डन किया वही वर्क डन स्टोर हो गया, क्योंकि वही तो मोशन प्रदान कर रहा है ना, वही तो मोशन में ला रहा है बॉडी को, वही तो उसकी स्पीड चेंज कर रहा है। तो वो वर्क डन किस में कंजर्व हो गया भाई, किस में स्टोर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इस बॉडी में वही वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं एच डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन निकाल लूं फोर्स का कि कितना वर्क डन हुआ है, तो मैं बता दूंगा कि वही वर्क डन एक्चुअली में मोशन प्रदान कर रहा है और वही वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो चुका है। हम इसको लिख सकते हैं भाई, है ना। तो वर्क डन कितना हुआ वो हम देखते हैं भाई। ये मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। तो जो ए से बी है उसमें कितना वर्क डन हुआ होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो वर्क डन जो फॉर्मूला है, वर्क डन फ्रॉम वर्क डन बाई एफ फोर्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में क्या वर्क डन है बच्चों वो हम निकाल के देखें, तो आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एस, यही लिखते हैं ना। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स को आप लिख सकते हो एम ए, फोर्स कैन बी रिटन एज एम ए बाई न्यूटन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से आप ये कर सकते हो। तो अगर ऐसी बात है फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए है, तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करो कि फोर्स की वैल्यू एम ए रख दो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम ए इंटू एस हो जाएगा बच्चों। अब अगर मुझे यू वी के टर्म्स में चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो भाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स के बीच में। तो करोगे तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही तो पढ़ा है बच्चों। लेकिन u की वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो as की वैल्यू देखो, a इंटू एस निकालना है ना, तो as की वैल्यू कितनी हो गई v स्क्वायर बाई 2। as की वैल्यू हमें मिली v स्क्वायर बाई 2, तो इसको उठा के पुट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पुट the value of as from equation 2 in equation 1। तो पुट कर दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अगर आप पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए। तो वर्क डन जो है वो आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो वर्क डन किया है जिसकी वजह से इसकी रफ्तार आ गई है, जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आ गई है, तो एनर्जी स्टोर हो गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो ये वर्क डन ही है जो कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टोर हो चुका है ना बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि दिस वर्क डन इज stored stored in the form of kinetic energy in body। तो यही वर्क डन है जो काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है ना बच्चों। तभी तो देयरफॉर बॉडी गेन्स एनर्जी, इसलिए बॉडी को एनर्जी गेन हुई है। देयरफॉर बॉडी गेन्स एनर्जी। चलिए भाई,
ठीक है, एनर्जी और मोशन, तभी बॉडी के पास एनर्जी है और मोशन है, या तो मोशन है या एनर्जी है, कुछ भी बोलो आप। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन जो किया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया कि कोई भी बॉडी हो एम मास की, अगर उसकी रफ्तार v है किसी भी इंस्टेंट पर, तो इसके कारण, रफ्तार के कारण जो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी है, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी भी पार्टिकल की रफ्तार अगर v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस समय पर हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर उसका मास है। तो मेरे ख्याल से आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, और फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, तो आसानी से आपको बन जाएगा, है ना। अब इसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई हम मास डबल कर दें, रफ्तार उतनी ही रखें तो क्या होगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो अगर आप मास 2 गुना कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। मास 3 गुना कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स हो जाएगी। फिर वो बोलेगा कि मास सेम है बॉडी का, हमने रफ्तार बढ़ा दी, हमने 2 टाइम्स वेलोसिटी कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो भाई अगर आपने 2 टाइम्स कर दिया तो उसका स्क्वायर है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अगर आपने 3 टाइम्स वेलोसिटी कर दी तो उसका स्क्वायर 9 टाइम्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर होगा भाई। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है और पार्टिकल के रफ्तार पे डिपेंड करता है। मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने टाइम्स मास बढ़ेगा कम होगा उतने ही टाइम्स एनर्जी बढ़ेगी और या कम होगी काइनेटिक। लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के टाइम्स है, प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर वो दुगना होगा तो उसका स्क्वायर 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, 3 गुना होगा तो वो 9 गुना बढ़ेगा, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है काइनेटिक एनर्जी का क्लियर होगा। देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा काम की चीज है वो आपको ये समझना है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो है वो क्या रिलेशन होता है, ये बड़ा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको याद है तो न्यूटन्स लॉज में मैंने बताया था मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी, और अभी हमने सीखा कि किसी बॉडी की रफ्तार v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों ना आप इसमें ऐसा काम करें कि m से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को और m से ही डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सेम चीज से किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और सेम चीज से डिवाइड करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मास इंटू मास, मास स्क्वायर हो जाएगा, ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2m हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर बाई 2m। और व्हाट इज एम वी, तो एम वी है मोमेंटम, तो दिस विल बिकम मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। यानी अगर मुझे मोमेंटम दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं। तो अगर आपको मोमेंटम दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो आप इस तरीके से निकाल लो। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी और मोमेंटम पूछा है तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, 2m इधर ले जाओ, तो मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m टाइम्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम की क्या वैल्यू आ जाएगी, √2m के। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना दी गई है तो √2m के से मोमेंटम निकाल लो, और मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो जो भी जैसा भी पूछा जाए वैसे आप निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद बच्चों जो छोटी सी कहानी है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम की, है ना, उसको भी आप समझ लें। हालांकि हमने अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा ना, उसी से ही आ जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके किसी भी पार्टिकल की रफ्तार है, वो u है इनिशियल वेलोसिटी, m मास के पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार जो है अगर वो u है, और इसमें फोर्स लगाया जाए f, फोर्स लगाने का मतलब इसको एक्सलेट कराया जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो है ही, s डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद इसकी रफ्तार बढ़कर v हो जाएगी बच्चों आफ्टर टी टाइम, है ना। तो किसी भी m मास के पार्टिकल को अगर इनिशियल वेलोसिटी थी u, उस पे आपने फोर्स लगाया तो उसकी फाइनल रफ्तार हो गई v।
और उसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ और टाइम टी लगा, तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ बच्चों, तो ये वर्क ने क्या किया, इस वर्क ने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाया, मतलब रफ्तार में चेंज ले आया। यही तो हो रहा है ना, इसी को मतलब जो रफ्तार में चेंजेस आते हैं ड्यू टू वर्क डन, इसी रिलेशन को बोला जाता है कि जितना वर्क करोगे उतनी रफ्तार में चेंज आएगा, उतना ही आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये एनर्जी और वर्क डन का जो रिलेशन है, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाता है ना। तो वर्क डन करता क्या है कि किसी भी बॉडी में कुछ अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी का चेंज लाता है, वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है वो वर्क डन के बराबर होता है, उसी को आप वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हो, है ना, उसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन आप लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ से, जैसा अभी निकला था, एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए इंटू एस की वैल्यू मिल जाएगी तो यूवी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन लगाएं तो वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल्स टू ए एस। तो यहाँ से ए एस की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ये वैल्यू उठा के ए एस की ऊपर पुट कर दो तो वर्क डन हो जाएगा कितना बच्चों, एम ए एस की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, है ना, मैंने टू अलग अलग कर लिया। फिर मास का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट अचीव फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ है एम यू स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी पे जो एनर्जी है वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसको लिख सकते हैं डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन होता है, जो फोर्सेस होते हैं बच्चों, उन सभी का फोर्स आपको ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ पे जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का, यहाँ पे मैंने एक ही बताया लेकिन यहाँ पे अगर दो चार फोर्सेस भी लग रहे होते तो इन सभी फोर्सेस का वर्क डन जो होता वो क्या काम करता, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता डेल्टा के। तो ये जो रिलेशन है इसी को आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को बोला जाता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं उन सबका नेट फोर्स जो चेंज लाता है काइनेटिक एनर्जी में, वो वर्क डन ऑफ नेट फोर्स और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, इसी रिलेशन को बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम जो है बच्चों वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे इस बात को मैं लिख भी देता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है भाई, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द वर्क डन by all the forces, work done by all the forces on a body is equal to the change in kinetic energy of the body तो इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्लियर होगा। ये बच्चों जो अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो आपसे बोला गया कि भाई एक कार है ना बच्चों, इस तरीके से कार है ऐसे, और ये जो कार है ये वेलोसिटी से मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो कार है ये 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है ना। तो आपसे ये बोला गया कि अगर इस कार का मास जो है अगर वो 40 केजी है तो बताओ इस कार की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप देख पा रहे हो, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। और काइनेटिक एनर्जी जूल में चाहिए तो वेलोसिटी की यूनिट बच्चों मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है आपको बस। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में नहीं है तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 से आप जानते हो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मीटर पर सेकंड, ये सब मोशन वगैरह में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अगर 18 से करोगे तो 18 3 जा 54, 3 इंटू 5 जो है 15, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका। अब आपके पास रफ्तार आ गई मीटर पर सेकंड में, तो काइनेटिक एनर्जी जूल में आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास है 40 केजी और v है 15, तो ये 15 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो ये 20, तो ये 20 15 का स्क्वायर 225 होता है बच्चों, है ना। आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और 225 मेरे ख्याल से 450 और एक जीरो, तो 4500 जूल। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, आपसे फिर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सरफेस है ना बच्चों, यहाँ से सरफेस में ऊपर से एक हैमर को रिलीज कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास एक, मान लीजिए ऐसा एक हैमर है ना, ये हैमर है, और ये हैमर जो है सरफेस से 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो गया। हैमर है, इसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप किया तो ये नीचे आएगा और ग्राउंड को टकराएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नीचे आके ये ग्राउंड से टकराएगा हैमर। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई जब ये नीचे टकराएगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो आपसे ये पूछना है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पूछा गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आप ये देख लो, जब ये हैमर नीचे आएगा तो यहाँ पे इसकी रफ्तार क्या होगी, v। तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको भाई। अब अगर आपको याद है, इसका यहाँ पे मास भी दिया है बच्चों, मैं मास देना भूल गया। इस हैमर का मास जो है वो 1 kg है ना, क्वेश्चन में दिया गया, बिना मास के काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगी। तो 1 kg है, तो अगर आप ये निकाल लो कि जस्ट हिटिंग द ग्राउंड से पहले उसकी रफ्तार क्या थी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों याद करो, किसी भी पार्टिकल को h हाइट से जब हम गिराते थे, मैंने आपको ग्रेविटेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी में समझाया था, और u जीरो है क्योंकि ड्रॉप किया है तो u जीरो है। तो जब आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो और वो जस्ट सरफेस को हिट करता है, तो उसकी रफ्तार होती थी बच्चों √2gh, अगर आपको याद है, ये हमने रिलेशन देखा था। तो रफ्तार पता चल गई, नहीं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इनिशियल जीरो v निकालना है, एक्सेलरेशन माइनस g है, हाइट जो है वो h चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h है। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, यही आंसर आएगा। वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले √2gh। तो जब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो मुझे रफ्तार पता है भाई कि वेलोसिटी होती है √2gh, मैं ये फॉर्मूला आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 2 × 10 इंटू h 1 मीटर हाइट है बच्चों, तो ये हो जाएगा √20। और इसको लिख सकते हो 5 × 4, तो 4 से रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√5, 2√5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये वेलोसिटी है, या √20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। अब अगर आपको वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, अब उसमें कोई थोड़ी ना दिक्कत है। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास है 1 बच्चों इंटू वी स्क्वायर, तो √20 का स्क्वायर या इसका स्क्वायर करो तो 20 आएगा, तो 20, तो ये आ जाएगा 20, 2 से कैंसिल, तो 10 जूल। तो देखो 10 जूल इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दिया, भाई स्पीड ही तो निकालना है, स्पीड निकाल लो, उसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको कोई भी दूसरा कंसेप्ट लगा सकता है, क्या निकलवाने के लिए, स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड निकालने के लिए, आने के लिए आपको पहले मोशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वैसी कोई भी सिचुएशन बनाई जा सकती है ना। फिर आपको क्या निकालना आना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, और अगर हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नहीं है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था। अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर।
कभी कभी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ पूछ लिया जाता है बच्चों, है ना। तो अगर ऐसी चीज आ जाए कि आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? सिंपल ऐसा सोचो कि अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, आपसे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है और आपसे बोला गया कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो भाई। वाई एक्सिस में आपको काइनेटिक एनर्जी लेनी है, ऑब्वियस सी बात है, और एक्स एक्सिस में आपको रफ्तार लेनी है, स्पीड लेनी है। अब आप सोचो, आप ग्राफ बनाने के लिए एक ऐसी डाटा मान लो, तो ग्राफ का नेचर आपको पता चल जाएगी ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। आप ऐसा सोचो कि अगर बॉडी का मास में 1 kg ले लूं, ठीक, या 2 kg ले लो, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी का मास 2 kg, एज्यूम, फॉर एज्यूम। तो आप यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू टू इंटू वी स्क्वायर। तो ये हाफ हाफ कैंसिल, तो इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप वेलोसिटी की वैल्यूज अलग अलग डालो। आप सोचो, हम तो पहले जीरो के लिए डालेंगे। तो पहला, जब आपने वेलोसिटी की वैल्यू जीरो डाली तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो मिलता है। फिर आप सेकंड केस में वेलोसिटी की वैल्यू 1 डालो, 1 मीटर पर सेकंड, तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 मिलेगी। फिर तीसरे केस में आप वेलोसिटी की वैल्यू 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर, तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी 4 मिल रही है, 4 जूल। फिर आपने फोर्थ देखा कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू 3 डालो, तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो 9 मिल रही है। और फिर सो ऑन, आप वेलोसिटी की वैल्यू 4 डालो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो 16 जूल मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे अगर प्लॉट करें तो जीरो पे जीरो, तो यहाँ से ग्राफ चलेगा। अगर ये 1 2 3 4 ऐसे डालें, तो ये 1, फिर ये 2 पर 4, फिर ये 9, फिर ये और 16 ऐसे जाएगा, है ना। तो 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, 3 पे 9 है, और 4 पे 16 है। तो आप ध्यान से देखो, जब इसको आप ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, तो ये कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है बच्चों। ये कर्व जो है ये किस तरफ मुड़ता है, वाई एक्सिस की तरफ, इतना याद रखें। यानी कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का है, तो कभी भी आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, तो इस कर्व को ऐसे बनाओ और इसको किस तरफ मोड़ो, वाई एक्सिस की तरफ। देखो, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वाई एक्सिस में बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्क्वायर से बढ़ रही है ना, ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ऐसे मुड़ जाएगा। तो इस तरीके का कर्व होता है। दिस इज द बोलना चाहिए कि आपका ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का। अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे बोला गया कि एक ट्रक है बच्चों, इस तरीके से एक ट्रक है, बहुत बड़ा सा ट्रक, और ये बोला गया है इस ट्रक का जो मास है वो 1000 kg है। ट्रक का मास है वो 1000 kg है। तो इसकी रफ्तार जो है इनिशियली यू बोलना चाहिए, तो वो 18 किलोमीटर पर आवर है। और फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके जब ट्रक यहाँ पे आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है भी वो हो जाती है 18 से 36 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपसे ये बोला गया कि अगर कार ने इतनी रफ्तार गेन कर ली है, ट्रक ने इतनी रफ्तार गेन कर ली है, तो वर्क डन ऑन ट्रक कितना होगा, कितना वर्क डन हुआ होगा ट्रक पर, तब जाकर इतनी रफ्तार में इंक्रीमेंट आया होगा। अब वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो फोर्स निकालो पहले, और फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप? 18 से 36 किलोमीटर तो है, रफ्तार में चेंज हुआ है, बट ना तो आपको टाइम बताया गया, ना डिस्प्लेसमेंट बताया गया। ना ही टाइम बताया गया, ना ही डिस्प्लेसमेंट बताया गया, कुछ तो नहीं बताया गया। फिर ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो एक तरीका तो वही है कि आप उसको पूरा एनालिसिस करो, सॉल्व करो, जैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन किया था। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम ही जब आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें? हमने डेरिवेशन करते हुए ये निकाला तो था
कि अगर मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो मुझे इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो मैं आसानी से इसमें पुट करूंगा तो वर्क डन निकल आएगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो एक्सप्रेशन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे u और v की वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए भाई। तो u की वैल्यू है 18, तो बच्चों इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर की जगह, और फाइनल वेलोसिटी को भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो देखो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे ऊपर आप पुट कर दो। यहाँ पे आप देखो तो हाफ एम जो है बच्चों वो कॉमन आ जाएगा, तो इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो वर्क डन लिखा जाएगा हाफ एम, एम की वैल्यू है 1000, ब्रैकेट में वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 400, माइनस यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। तो ये कैंसिल, तो ये 1000 से 2 कैंसिल, तो ये 500 बचेगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो, और फिर अगर आप इसको करोगे तो ये 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 375, और फिर 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 25, 35, 5 इंटू 7, और ये 2 जुड़ जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर ये आप अगर और करोगे तो 5 इंटू 3 15, और 3 तो हो जाएगा 18, और 2 जीरो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इतने जूल की एनर्जी, इतने जूल का वर्क करना पड़ेगा तभी इस ट्रक की रफ्तार 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ पाई। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे यू वी आपको दिया हो और समझ में ना आ रहा हो तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहिए, है ना। तो वहां पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं फिर। देखिए बच्चों, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी is increased by 300%, अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है उसको 300 गुना बढ़ा दें, 300%, increased by 300%, then find the percentage increase in मोमेंटम। तो आपको बताना है कि तो मोमेंटम में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा अगर आप काइनेटिक एनर्जी जो है वो 300% बढ़ा देते हो, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट आएगा, परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो इसको देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, मोमेंटम में इंक्रीज पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको दी होती है और मोमेंटम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है। मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बॉडी का, √2m k इनिशियल। भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर इनिशियल मोमेंटम होगा कितना, भाई कितना, √2k इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये रिलेशन बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, तो ये आपको याद ही होगा। उसके बाद फिर मैं बोलूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, तो 300% इनिशियल से बढ़ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के आई थी, प्लस इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 300%। तो 300% मतलब 300/100 इंटू किसका, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो ये आ जाएगा 0 0 तो 3 ki प्लस के आई, तो ये 4 ki। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स। अगर 300% इंक्रीज किया है तो इनिशियल से फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो चुकी है, 4 टाइम्स, है ना बच्चों। तो ये आ गया। तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई है तो आप फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हो। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, √2 टाइम्स m इंटू k फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल मोमेंटम ये लिखा जाएगा। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कितनी, तो 2m इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 ki।
तो 4 रूट के बाहर ले लो भाई। तो 4 अगर रूट के बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा 2, और अंडर रूट कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर? तो देखो आप, 2m इंटू के इनिशियल। अच्छा, 2m इंटू के इनिशियल तो इनिशियल मोमेंटम है भाई, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के टर्म्स में आ गया 2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। लेकिन हमें परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम चाहिए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम बाई ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं ना, जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाई ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। हमेशा याद रखना बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज ऐसे निकालते हैं, जितना भी चेंज आया है ओरिजिनल के कंपेयर में फ्रैक्शन कर लो इनटू 100 कर दो। तो ये आपने मैथ्स में सीखा, परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो फाइनल मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम के टर्म्स में तो पी आई है, माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई है अपॉन पी आई है इंटू 100 है। तो देखो पी आई, 2 pi माइनस पी आई, तो ये पी आई बचेगा, पी आई कैंसिल, तो 100%, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 100%। तो दिस इज द आंसर। तो परसेंटेज इंक्रीज, जब आप 300% काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज लाते हो तो मोमेंटम ऑफ बॉडी जो है वो 100% इंक्रीज करता है ना। तो ये इस सवाल का आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दोनों समझ में आया होगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से भी ऐसे क्वेश्चन, इसके उल्टा भी पूछा जा सकता है। आपसे बोला जाता है कि मोमेंटम अगर 100% इंक्रीज कर दिया जाए या मोमेंटम 200% इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा, है ना। तो फिर उल्टा रिलेशन लगा लेना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो फिर वहां से आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।